मित्रों, भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पूर्व ही विदित है, भारत सिलेक्शन विंग में यूपी टेट की दो नवीन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। मॉर्निंग में टाइम इसका जो है आपका 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 से 7। यह बैच जो है 3 अक्टूबर को ही स्टार्ट किया जा रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों को अपना एडमिशन लेना है वो आकर संस्था में अपना प्रवेश ले सकते हैं। मित्रों, आज आपकी विज्ञान की 8वीं क्लास है जिसमें आपको साइटोकाइनेसिस और मियोसिस की प्रक्रिया बताई जाएगी। हालांकि आप लोगों को माइटोसिस बता ही चुके हैं, उसी के अंतर्गत साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया जो शेष रह गई थी उसे और मियोसिस की प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। क्रमवार तरीके से चीजों को अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हम लोग का टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। साइटो तो मित्रों, इसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले केंद्रक का जब विभाजन होता है केंद्रक विभाजन के पश्चात आपके साइटोप्लाज्म का भी विभाजन होता है। साइटोप्लाज्म मित्रों, जैसा कि साइटोप्लाज्म हमने बताया ही था कि कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। तो केंद्रक विभाजन के पश्चात साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और इस डिवीजन को ही हम लोग साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत देखते हैं। तो किसके अंतर्गत देखते हैं? साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है? तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है एनाफेज की अवस्था में। एनाफेज की अवस्था में और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो टेलोफेज की अवस्था में, टेलोफेज की अवस्था में कोशिका द्रव्य के बीचों बीच, कोशिका द्रव्य के बीचों बीच से अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाता है और धंसना शुरू हो जाता है। धंसना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप साइटोप्लाज्म दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बट जाता है।
और जब ये होता है तभी हम लोग देखते हैं कि एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग साइटोकाइनेसिस, अब इसको आप लोग इसकी फोटो भी ले सकते हैं। हम थोड़ा सा बोर्ड से हट जाते हैं जिससे आप लोगों को ये लेने में आसानी रहे, जिसके अंतर्गत आपको साइटोकाइनेसिस बताया जा रहा है कि जब केंद्रक विभाजन हो जाता है उसके पश्चात साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है यही आपकी साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत देखा जाता है। इसका स्टार्ट जो है एनाफेज अवस्था में होता है। जब टेलीफेज अवस्था में कोशिका द्रव बीचों बीच से अंदर की ओर धंसना प्रारंभ हो जाता है तो साइटोप्लाज्म जो है ये कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में। और इसी से जब दो भाग बढ़ता है तो एक सेल से दो सेल का क्या हो जाता है, निर्माण, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक मित्रों, अब हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग मियोसिस की प्रक्रिया को देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मियोसिस, मियोसिस इसका नाम आपको पता ही है, इसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। हालांकि मित्रों टॉपिक थोड़ा सा ये जटिल था, मगर हम अर्धसूत्री विभाजन को बहुत नॉर्मल तरीके से देखेंगे, इससे सिर्फ क्वेश्चन के बेल्ट पर होंगे। ठीक, इसकी जो खोज है ये बीजमैन ने की है, बीजमैन, इसकी खोज जो है बीजमैन ने की है। इसका नामकरण 1905 में फॉर्मर और मूरे ने की है। फॉर्मर प्लस मूरे ने की है, मूरे ने की है। को अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है। अगर हम एनिमल में बात करें तो इस डिवीजन के कारण स्पर्म तथा ओवम का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तथा प्लांट में यदि बात की जाए तो इसमें नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोग इसकी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं, तो मियोसिस के बारे में बताया गया कि इसकी खोज जो है बीजमैन ने की है। इसके नामकरण को लेकर बताया गया कि इसका नामकरण फॉर्मर और मूरे महोदय ने 1905 में किया है। मियोसिस की प्रक्रिया केवल कहां पर होती है, जनन कोशिका में, और एनिमल में इस डिवीजन के द्वारा स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है।
वहीं प्लांट में नर तथा मादक युग्मक बनते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हम थोड़ी देर बोर्ड से हट जाते हैं जिससे आप लोग इसको समझ लें। तो मित्रों, इसको आप लोग समझ लें और फोटो खींच लें। हो गया मित्रों? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस को ही हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हेट्रोटाइपिक डिवीजन, हेट्रोटाइपिक डिवीजन, और दूसरा है होमोटाइपिक डिवीजन। जब आप लोग हेट्रोट्राइपिक पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस का अध्ययन करते हैं। ये जो प्रोफेज भैया लोग दिया है, ये प्रोफेज की भी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपका लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस की अवस्थाएं होती हैं। डाइकाइनेसिस की अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि मित्रों आप लोगों को मैंने बताया, अर्धसूत्री विभाजन को ही रिडक्शनल सेल डिवीजन या न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। जो ये सेल होती है, ये डिप्लॉयड सेल होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड सेल। और डिप्लॉयड सेल से आपकी 4
हिप्लॉयड सेल बनती हैं। डिप्लॉयड सेल और हिप्लॉयड सेल आपको पहले ही बता चुके हैं। डिप्लॉयड सेल का मतलब होता है द्विगुणित कोशिका, जबकि हिप्लॉयड सेल का मतलब होता है अगुणित कोशिका। ठीक मित्रों, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होमोटैपिक डिवीजन की तरफ, और इसको हम लोग अगले पन्ने की तरफ पढ़ते हैं। होमोटाइपिक डिवीजन। तो होमोटाइपिक डिवीजन को ही हम लोग समसूत्र विभाजन भी कहते हैं, अर्थात इसकी सारी व्यवस्था आपको समसूत्री विभाजन जैसी दिखाई देंगी। समसूत्री विभाजन जैसी ही दिखाई पड़ती है। किसकी तरह दिखाई पड़ती हैं? समसूत्री विभाजन की तरह दिखाई पड़ती हैं। और इसमें जो है आपके जो चरण होते हैं वे कौन कौन से हैं? तो आपका है प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, फिर आपका मेटाफेज सेकंड, फिर इसमें आपका एनाफेज, एनाफेज सेकंड, फिर आपका टेलोफेज, टेलोफेज सेकंड। ठीक। और इन चरणों के बाद में, चरण के बाद जो है साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया। और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया आपको बता ही दी गई कि इसमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है? डिवीजन होता है। मित्रों, अब मेरे ख्याल से आपको टॉपिक पर, गहन सब्जेक्ट पर समझ बन रही होगी। हालांकि इसकी अभी आपको डिटेलिंग नहीं दी जा रही है, कारण है इतना ज्यादा आपके डीप लेवल पर एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं। जब आने लगेंगे तो आपको ये टॉपिक्स भी आपको समझा दिया जाएगा। हालांकि इसकी भी आप फोटो ले सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि चरण के तौर पे कौन कौन से चरण इसमें शामिल होते हैं, तो आपको करने में आसानी रहे, इसके लिए ये आपको बताया गया है। ठीक मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की बात करेंगे। महत्व, सबसे पहले पहला महत्व क्या है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण होता है। न्यूनीकरण होता है। दूसरा देखते हैं, आनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली होती है। अदला बदली होती है। अब इन दो पर ही चर्चा करते हैं। इसमें मित्रों आप लोग जानेंगे, जब आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक, मतलब है मियोसिस डिवीजन के बाद ही स्पर्म
और ओवम का निर्माण होता है। स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। किंतु यह भी याद रखना है, इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। इसका मतलब है n बराबर 23 रह जाता है। और जब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तब मेल की तरफ से 23 और फीमेल की तरफ से 23, ये दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र बना लेते हैं। और उसी में आप जानते हैं जब गुणसूत्र आपस में एक्सचेंज होते हैं तो आनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली भी हो जाती है। यही है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। इसका मतलब आप समझिएगा कि मेल है, फीमेल है, तो जो संतान है, तो संतान में 50% लक्षण मेल की तरफ से, 50% लक्षण फीमेल। फलस्वरूप संतान एक नए लक्षण को क्या कर लेती है, धारण कर लेती है, जिसमें दोनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्लियर मेरे मित्रों? तो ये सब हुआ किस कारण? आनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली के कारण। मित्रों, आप इसकी भी फोटो ले लें जिससे आप लोगों को पढ़ने में आराम है, अर्थात स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अंतर की बात करते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में। से पहले समसूत्री विभाजन जो होता है ये आपका सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन आपका जर्म सेल में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जर्म सेल। समसूत्री विभाजन एक चरण में पूर्ण होता है। वहीं पर अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। मित्रों, ये सब गहनता वाले बिंदु हैं, इसमें याद जरूर रखिएगा। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। समसूत्री विभाजन में मदर सेल के गुणसूत्र डॉटर सेल के गुणसूत्र
के बराबर रहती है, अर्थात मदर सेल में यदि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो डॉटर सेल में भी आपको 46 गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। वहीं पर अर्धसूत्री विभाजन में मदर सेल के गुणसूत्र 46 जबकि डॉटर सेल के गुणसूत्र 23 हो जाते हैं। अर्थात आप यहां देख रहे हैं कि जस्ट आधे की क्या हो गई है, कमी हो गई है। इस तरीके से मित्रों हमने समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में जो अंतर भी हो सकता था उसे भी अच्छी तरीके से जानने का प्रयास किया है। तो जैसा कि मित्रों ये टॉपिक आप लोगों का आज द एंड हो रहा है, हमें अपार खुशी हो रही है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। हम लोग सिलसिलेवार तरीके से इन्हें एक बार और देखते हैं और समझते हैं। पहले मित्रों इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट या फोटो जो भी आपको आसान लगे इसकी जरूर ले लें, जिससे आप एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन सही कर पाए। जैसा कि मित्रों आपने फोटो ले ली होगी, अब हम इस पर चर्चा आरंभ करते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। जैसा कि मित्रों हम लोग पहले माइटोसिस की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने 5 अवस्थाएं देखी थी, ठीक है। और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, वह शेष रह गया था, तो आपकी बोर्ड पर यहां पर आ चुका है। साइटोकाइनेसिस इस प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं तो केंद्रक विभाजन के पश्चात ये मित्रों ता है पश्चात, ठीक है। साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि 2 भागों में होता है, इक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। मित्रों गौर करिएगा, एक एक क्लास को आप देखिएगा, कहीं पर भी समझ में ना आए तो पूर्व क्लास को जरूर देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। फिर आगे की क्लास आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी मित्रों, ठीक है मित्रों, ठीक। अब जब हम साइटोप्लाज्म डिवीजन की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म का ये जो डिवीजन है ये यही कहलाता है साइटोकाइनेसिस, अर्थात जो आपका कोशिका द्रव्य है उसका 2 भागों में बट जाना, ठीक। यह प्रक्रिया स्टार्ट किस अवस्था से होती है, एनाफेज, और जब यह अपने किस अवस्था में पहुंचती है, टेलीफेज अवस्था में, तो कोशिका द्रव्य के बीचों बीच अंदर की ओर क्या होती है, धंसना शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो होता है आपकी साइटोप्लाज्म जो है कितने भागों में बट गया है, 2। और इस प्रकार का जब डिवीजन हो जाता है तो एक सेल से 2 सेल का क्या हो जाता है, निर्माण। और ये सब किस प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ मित्रों, साइटोकाइनेसिस। मित्रों अब मेरे ख्याल से उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस जटिल टॉपिक की समझ बेहतर हो रही होगी। आगे के टॉपिक्स तो मित्रों सरल हैं, बस साइंस में एक ये जो टॉपिक है इस पर थोड़ी सी गहनता है, थोड़ा सा तकलीफ लोगों को होती है। हमको पता है कि ये चीजें कठिन थोड़ी सी हैं, मगर मित्रों जरा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आप पर कहीं पर भी कोई प्रश्न आपका नहीं होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिसको मैं आगे चलकर और बेहतर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है मित्रों। अब मियोसिस की खोज तो बीजमैन, इसका नामकरण तो फार्मर और मूरे महोदय। ये तो एकदम समझ लीजिए हलवा क्वेश्चंस हैं इस एग्जाम के। फिर उसके बाद में समसूत्री विभाजन केवल जर्म सेल किसमें होता है, जर्म सेल में या जनन कोशिका में होता है। एनिमल सेल में इस डिवीजन के माध्यम से स्पर्म और ओवम का निर्माण, जबकि प्लांट सेल में नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, अर्थात न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और इस विभाजन के द्वारा एक डिप्लॉयड सेल से 4 हिप्लॉयड सेल का निर्माण होता है। मित्रों, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक है हेटेरोट्रैपिक डिवीजन और दूसरा है आपका होमोटैपिक डिवीजन। हेटेरोट्रैपिक डिवीजन में भी 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और अंतिम में एक क्रिया होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक, फिर उसके बाद जो ये प्रोफेज जो पहली अवस्था थी मित्रों, ये भी आपकी कितने भागों में बटी है? 5, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और दूसरी प्रक्रिया मित्रों कौन सी है? होमोटाइपिक डिवीजन। क्या है? होमोटाइपिक डिवीजन। होमोटाइपिक डिवीजन देखते हैं तो होमोटाइपिक डिवीजन को हम लोग समसूत्र विभाजन कहते हैं। और इसकी विशेषता जो है, इसकी जो विशेषता है वो किसकी से मिलती है? समसूत्री विभाजन। इसमें भी कुल कितने चरण? तो 4 चरण, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और टेलोफेज के बाद जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी? साइटोकाइनेसिस की। हालांकि ये सब शब्दों से आप पहले से परिचित हैं तो इस पर ज्यादा गहनता से बात नहीं की गई है। आगे हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। तो 2 महत्व हैं। पहला, गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण। तो आप देखते हैं जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। गुणसूत्र की संख्या ठीक क्या है? आधी रह जाती है, अर्थात n बराबर 23। ठीक है। फिर गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ठीक है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसमें मेल के 23 गुणसूत्र, फीमेल के 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र बन सकते हैं। इसको मैंने आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पढ़ा दिया है। जहां पर भी दिक्कत हो टॉपिक को लिंक करिए, देखिए, समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री में क्या विभाजन है। तो हमने बोला कि समसूत्री विभाजन सोमैटिक सेल में होता है और इसमें मैं बता चुका हूं, इसमें शरीर, इस प्रकार के विभाजन के द्वारा शरीर में वृद्धि और उसका क्या होता है? विकास होता है। वृद्धि और विकास होता है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन तो ये जर्म सेल में होता है। अब जर्म सेल तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो है आपके एक सेल से 4 सेल बनेंगी और आपका मतलब आने वाली संतति का निर्माण होगा। मतलब है यह जो है आपके आने वाली पीढ़ी के लिए है। ठीक, आपके शरीर की ग्रोथ के लिए सोमैटिक सेल का डिवीजन, आप अपनी संतति को जो आते हैं वो उस संतति का जो पैदा होता है वो सब जर्म सेल के अंतर्गत। अब बोला गया समसूत्री विभाजन 1 चरण में पूर्ण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूर्ण होता है। समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में होता है। समसूत्री विभाजन में मदर सेल के गुणसूत्र डॉटर सेल के गुणसूत्र के क्या है? बराबर है। मतलब मदर सेल बराबर डॉटर सेल। मदर सेल में 46 गुणसूत्र तो डॉटर सेल में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं पर डॉटर सेल के गुणसूत्र मदर सेल के आधी रह जाती है, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। यदि मदर सेल में 46 है तो डॉटर सेल में 23 है। तो मित्रों, जैसा कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक, हम लोग अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और उसी पूर्व सूचना के साथ कि 3 अक्टूबर को शाम को 4 से 7 और सुबह जो है आपका 7 से 10 यूपी टेट की क्लास स्टार्ट है। मित्रों, आप आए, संपर्क करें संस्था यहाँ के अनुभवी टीचरों के सानिध्य में अपने सिलेक्शन का मार्ग प्रशस्त कराएं। इसके तहत मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा।